हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में, आज लेक्चर नंबर 3 है सॉल्यूशंस का। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात कर रहे थे वहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे मेजर करते हैं। वो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने अलग अलग दो पार्ट में डिफाइन करके आपको पढ़ाया था। एक था टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला लेक्चर नंबर 1 में हो गया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले कंसंट्रेशन पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोग मोल फ्रैक्शन तक पहुंचे थे। तो एक बार मैं मोल फ्रैक्शन को फिर से रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या था एक बार देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक्स से। जैसे एक कंटेनर ले लिए, उसमें हमने ए और बी नाम के दो सब्सटेंस को मिलाया, जिसमें ए का अमाउंट कम था तो उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूट, बी का अमाउंट ज्यादा था तो क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। अगर ए का Na नंबर ऑफ मोल और बी का Nb नंबर ऑफ मोल अगर हमने इस कंटेनर में मिला दिया, तो उस समय जो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा इस सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा Na प्लस Nb। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो लिखने का तरीका ऐसे होगा, XA उसको सब्स्टिट्यूट में रख देते हैं जिस सब्सटेंस का आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो XA इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ मोल ए का है बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। इनका जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अगर एक आप निकालोगे तो Na बाई Nt हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया Na बाई Na प्लस Nb। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल था वो किसके बराबर था, दोनों के नंबर ऑफ मोल के सम के बराबर। ऐसे अगर XB निकालेंगे मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्वेंट का, कितना हो जाएगा Nb बाई Nt इक्वल टू भी कितना हो गया Nb बाई Na प्लस Nb। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का भी और किसका सॉल्वेंट का भी। और अगर आप यहां से देखें XA प्लस XB को अगर आप ऐड कर दें, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से क्या मिलेगा Na बाई Na प्लस Nb हो जाएगा, प्लस कितना हो गया Nb बाई Na प्लस Nb। देखेंगे दोनों का एलसीएम बराबर है तो कितना आ जाएगा Na प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। अरे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हम लोग सीखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी सॉल्यूशन का, उसमें जितने भी नंबर ऑफ सब्सटेंस आप मिला दोगे, उसका जो इंडिविजुअल जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे उन सबका सम किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। एक्चुअली जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया वो कौन सा लिया है बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि क्या है बाइनरी कंपोजिशन है। आपका एक ही सॉल्वेंट है, एक ही क्या था एक ही सॉल्यूट है। तो इसमें अगर आपका एक इन दोनों सब्सटेंस में किसी एक का अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता तो अगले का आप आसानी निकाल सकते हो। ऐसे मान लेते अगर आपको XB का निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस X। तो एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो अगले वाले का आप क्या करोगे 1 में से माइनस कर दोगे तो अगले वाले का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किए थे। ठीक है, इसके बाद मोलैलिटी देखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स थे जो कि टेम्परेचर पे आपका डिपेंड नहीं करते हैं। आप टेम्परेचर चेंज करवाओगे तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं नहीं चेंज होंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मोलैलिटी। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। मोलैलिटी लिखते कैसे हैं स्मॉल m से, बहुत सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per unit kg of solvent। बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा किसमें पर यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर अभी तक हम लोग देखते थे कि मोलैलिटी में जो डिनोमिनेटर होता था वहां पर सॉल्यूशन रहता था, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करते हैं सॉल्वेंट आता है। ये बात हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में ही हमने इसके बारे में बात किया था। तो अगर आप मोलैलिटी निकालोगे कैसे करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू भी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका सॉल्यूट का, और बाई मास किसका रहेगा तो W से लिख देते हैं मास किसका सॉल्वेंट का। लेकिन एक शर्त है किसमें होना चाहिए किलोग्राम में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल तो बड़ा आसान है कि कितना गिवन वेट है किसका
सॉल्यूट को ऐसे ए मान लेते हैं, ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि ए का मतलब क्या समझेंगे हम लोग सॉल्यूट, ऐसे बी का मतलब क्या समझेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा। जहां जहां भी हम लोग टर्म लिखेंगे तो ए का मतलब क्या रहेगा सॉल्यूट और बी का मतलब क्या रखेंगे सॉल्वेंट। तो वेट यानी कि गिवन वेट ऑफ किसका सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा मोलर मास किसका रहेगा सॉल्यूट का ही। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकल गया किसका सॉल्यूट का, बाई क्या कर दिए गिवन वेट सॉल्वेंट का, गिवन वेट है किसका किसमें रहेगा केजी में रहेगा। ठीक है, इसको आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, यहाँ बी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बी का मतलब क्या मान के रखते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, नॉर्मली क्या रहता है कि जो आपका गिवन वेट सॉल्वेंट का रहता है वो किसमें दिया रहेगा ग्राम में, तो पहले ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे कि डब्ल्यू अगर किसका वेट ऑफ किसका है सॉल्वेंट का, अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें किलोग्राम। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। क्यों, अगर ऐसा ये अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो यानी कि जहां जहां आपका वेट किसमें रखे थे आप किलोग्राम में रखे थे वहां पर आपको इस टर्म से क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू बी 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो डब्ल्यू ए बाई कितना हो गया मास, ये तो नंबर ऑफ मोल किसका हो गया सॉल्यूट का हो गया, इंटू क्या करोगे 10⁻³ कर दिए, यहां से कन्वर्ट कर रहे हैं, और डब्ल्यू आप क्या रखोगे ग्राम में रख देंगे, वो भी किसका मास बी वाले का, इक्वल टू कितना करोगे डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू कितना हो जाएगा 1000 और बाई कितना हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ बी। अब किस में रखते हैं ग्राम में रख रहे हैं, तो अगर आपका ग्राम में दिया हो तो आराम से जाके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ग्राम में दिया हो तो क्या कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या देख लिए हम लोग मोलरिटी देख लिए, तो मोलरिटी देख लिए मोल फ्रैक्शन देख लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन में मोलरिटी में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग कैसे देख रहे हैं बता रहे हैं। अगला बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। मोलरिटी में और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बात समझने के लिए अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकली करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं न्यूमेरिकली करवा देता हूँ, फिर उसी से क्या कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, वो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए करवा रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन के जरिए। ऐसे आपको दिया हुआ है कि ए सॉल्यूशन is prepared with glucose plus water in which mole fraction of glucose is 0.3, then find its मोलरिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया कि आपके पास हम लोग क्या किया एक सॉल्यूशन हम लोग ने प्रिपेयर किया जिसमें क्या था ग्लूकोज प्लस वाटर का वो मिक्सचर था, यानी कि वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और ग्लूकोज कैसा काम कर रहा है सॉल्यूट की तरह। ठीक, जिसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.3, तो आपको बताना है उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। देन फाइंड इट्स मोलरिटी मतलब किसका जो आपका सॉल्यूशन उसका मोलरिटी कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं और उसी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसी से हम लोग एक अच्छा सा फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे जो कि आपको काम आएगा। जो हमने क्या किया है हेडिंग डाला है यहाँ पर, तो देखते हैं। तो आपको क्या पता है मोल फ्रैक्शन पता है इसका, तो ऐसे कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं पूरे सॉल्यूशन का वो NT इक्वल टू मानते हैं कि 1 है। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना मान लिया सॉल्यूशन का 1 हो जाएगा। अब बताओ तो टोटल नंबर ऑफ मोल इतना। अच्छा एक और बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है, पहले से गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.3,
तो दूसरा बात मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। अभी तो हमने आपको बताया था ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन ये तो था। एक का अगर मोल फ्रैक्शन पता तो क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन आप किसका कर देंगे, ग्लूकोज का। तो 1 माइनस 0.3 इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0.7। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.7। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज था वो आपको पहले से पता है कितना 0.3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल आपको कितना हम लोग मान लिए 1। जो टोटल नंबर ऑफ मोल 1 ही है, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में जो एक्चुअली में आपका मोल फ्रैक्शन होगा ग्लूकोज का वही शायद उसके नंबर ऑफ मोल के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि मोल नंबर ऑफ मोल आपने क्या मान लिया 1 मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल है उसका वैल्यू तो बराबर है 1 1। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज है वो भी किसके बराबर है, क्या 0.3 के बराबर है। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान बात है। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको अल्टीमेटली पता करना इसका मोलरिटी, और मोलरिटी इक्वल टू कितना होता है हम लोग जानते हैं, अभी निकाले थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स मतलब क्या है ग्लूकोज, और बाई मास किसका लिखना है यहाँ पर वाटर है एक्चुअली में, और वो भी किसमें उसका करना है केजी में। अगर यही आप दो बात जान गए, अगर दोनों का रेशियो निकाल ले तो मोलरिटी निकल गया। ठीक है ना, तो एक एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें शायद एक वैल्यू आपको पहले ही पता लग गया। ऐसा जरूरी नहीं कि आप नंबर ऑफ मोल पूरे सॉल्यूशन को 1 ही मान के करो। 1 मान के नहीं करोगे उसके बाद भी आपका आंसर उतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1 नहीं मानेंगे फिर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे मोल फ्रैक्शन वाला। लेकिन अगर आप 1 मान के करोगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम लोग का गोल है वो रिलेशनशिप पता करना है। ठीक है, किसमें मोल फ्रैक्शन में और मोलरिटी में। तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ मोल तो आपको पता लग गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना 0.3, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, पहले से पता है। अब आपको केवल वेट निकालना है किसका, वाटर का। वाटर का वेट कितना होगा वो निकालना है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आपको पता लग गया, क्योंकि जब इसका नंबर ऑफ मोल इसके बराबर तो वाटर का भी तो नंबर ऑफ मोल इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल आया वाटर का वो भी किसके बराबर है 0.7। इसीलिए हमने ये बात माना भी था, इसी नाते में टोटल नंबर ऑफ मोल 1 मान लिया कि जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू ये वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर बाई मोलर मास ऑफ किसका, वाटर का। यही तो होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू। तो ये है आपका 0.7, वेट ऑफ वाटर आपको निकालना है, और बाई क्या हो जाएगा मोलर मास कितना वाटर 18। यहाँ से W ऑफ H2O कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 18। लेकिन ये बात अभी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये बात किस में आएगा, अभी ग्राम में। ऑब्वियसली आपने वैल्यू ही पुट किया। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू केजी में आपको पता करना है। केजी में नहीं पता रहेगा तब भी तो हमने फॉर्मूला बता दिया। करना क्या था, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जाके सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। कितना आ गया 0.3 बाई कितना आएगा W ऑफ वाटर। W ऑफ वाटर कितना 0.7 इंटू 18। लेकिन अभी ये किसमें है, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका इसका मोलरिटी निकल जाएगा इस वाले सॉल्यूशन का, जो आपका एक कैक्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का मेन काम क्या है, एक रिलेशनशिप पता करना। अब देखो इसी के सहारे में हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन का नया फॉर्मूला। कैसे, ए को मान लेते हैं वही फिर जैसे मानते थे। ए को क्या मानते हैं सॉल्यूट, बी को हमने क्या मान लिया सॉल्वेंट। जाके वैल्यू पुट कर दो। अब अगर इसका मोलरिटी का यहाँ फॉर्मूला बनाए और इसी का सहारा ले रहे हैं, ये 0.3 क्या था एक्चुअली में, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूट, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा आपका XA, क्योंकि ये हमने किसको माना है सॉल्यूट का। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का इंटू 1000। ये तब मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका यहाँ पर मामला किसमें हो, ग्राम में दिया हो। ठीक, भाई क्या कर देंगे 0.7 क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिख सकते हो, XB लिख सकते हैं, इंटू उसी सॉल्वेंट क्या है, उसी सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो इंटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक रिलेशनशिप पता कर सकते हो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। कभी कभी क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको नहीं दिया रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में भी तो कन्वर्ट करना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट में, सॉरी। तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस XA। अब जाके वाला वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एक नया फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा मोलरिटी इक्वल टू बी XA इंटू 1000 बाई कितना हो जाएगा
1 माइनस एक्स ए इंटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी। इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, एक रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन का मोलरिटी। ये फॉर्मूला काफी हद तक आपको काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहां तक कर लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके कि जो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे और कुछ से जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते थे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसी टॉपिक पे जो अभी हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं तीनों लेक्चर में, और उसके बाद तब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी तक जो हम लोग कंसंट्रेशन पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जो कंसंट्रेशन पैरामीटर होगा इसका काफी हेल्प रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आगे भी आएगा जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, राउट्स लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा। तो पहले इनका जो कुछ न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, और इसके बाद तब पढ़ते हैं हम लोग राउट्स लॉ या हेनरी लॉ की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे रहेगा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म, जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगे उसी से जुड़े हुए क्या है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। दो तीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग भी साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी आसान है। A decimolar solution of NaCl plus water, जो आपका टर्म पहले लिखा है, देखने लग रहा है किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। तो एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है किसका, NaCl प्लस वाटर का। देन फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। तो इससे क्या पता करना है आपको, नॉर्मेलिटी पता करना और स्ट्रेंथ। हमने दोनों को डिफाइन किया, स्ट्रेंथ भी क्या है वो भी हो चुका है, और जो नॉर्मेलिटी होता है वो क्या है वो भी पता है पहले से ही। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। डेसीमोलर पहले जानते हैं, सॉल्यूशन क्या था, डेसीमोलर। तो डेसीमोलर का मतलब क्या हो जाएगा, डेसी का मतलब पहले जानिए क्या है, तब पूरा बात समझ में आएगा। डेसी का मतलब क्या हो जाएगा, 10 to the power -1। हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स में अगर कहीं डेसीमीटर लगा है, यानी कि कितना, 10 to the power -1 मीटर। ठीक है, तो जैसे डेसीमीटर वैसे मोलर का कौन सा, डेसीमोलर। तो कितना हो जाएगा, तो अगर आप डेसीमोलर का बात करेंगे तो डेसीमोलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 to the power -1 मोलर। और इसी को बुक में ज्यादा आसान तरीके से ऐसा लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, दोनों सेम बात है। 1/10 m कर दिया तो क्या कर दो, 10 power -1 m। ज्यादा सटीक तरीका ये वाला होता है, ठीक है ना, जो कि बुक में आपको इस फॉर्मेट में देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप डेसीमोलर निकाले तो आपको पता है कि एक्चुअली में मोलरिटी दिया, पूरे सॉल्यूशन का क्या दिया है, मोलरिटी। अगर मोलरिटी दिया रहता तो क्या नॉर्मेलिटी लोग नहीं निकाल सकते। अच्छा एक बात और, इसमें जो आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, NaCl। सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर। ठीक है ना, इसका मतलब पूरा बात समझ में आ गया होगा कि 10 to the power -1, अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर रहा होगा तो उसमें 10 to the power -1 नंबर ऑफ मोल किसका रहा होगा, NaCl का। ठीक है ना, आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी हम लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं, हमने उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। याद कीजिए सब लोग, मोलरिटी इंटू क्या रहता था, n फैक्टर। और n फैक्टर डिपेंड करता था आपका टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो आपका सॉलिड पार्टिकल था उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता था। एसिड के लिए बेसिसिटी होता था, बेस के लिए एसिडिटी, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट रहता था तो उसके लिए नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। सॉल्ट अगर रहता था तब क्या होता था, जो आपके कैटायंस होते थे, नंबर ऑफ कैटायंस या नंबर ऑफ एनायंस, उनका जो नंबर होगा उसके बराबर। क्योंकि उसका हम लोग को आयन नहीं लेना है, क्योंकि कैटायन लेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, एनायन लेंगे तो निगेटिव। साइन से मतलब नहीं रखना, क्योंकि इससे मतलब रखना है उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका NaCl था, तो NaCl के लिए जो n फैक्टर का वैल्यू आएगा फॉर NaCl वो कितना आ जाएगा, 1। क्यों,
क्योंकि अगर आप NaCl को डिसोसिएट करवाओगे तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में, प्लस किस में जाएगा, Cl माइनस में। अब या तो आप कैटायन के आयन के बराबर कर दो या तो एनायन के, यही तो आपका एन फैक्टर इसका होता था। इसमें कितना चार्ज है 1 पॉजिटिव में, इसमें क्या है नेगेटिव, तो चाहे या पॉजिटिव लो या तो निगेटिव लो, यही हमने तभी बता दिया था। चाहे पॉजिटिव वाला ले लो चाहे आप क्या कर लो निगेटिव वाला ले लो, खाली उसके आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ से एन फैक्टर का वैल्यू 1 आ गया तो बताओ नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना होगा, तो नॉर्मलिटी यहाँ पर शायद मोलरिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर की जगह पे कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी भी कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। जो नॉर्मलिटी था वो भी कितना हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। एक ये बात हुआ। दूसरा क्या था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या बताए थे, स्ट्रेंथ में मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका सॉल्वेंट, जो आपका मोलरिटी था उसमें हमने एक अच्छा सा रिलेशनशिप बताया था, क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता क्या एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या था कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना वेट, नंबर ऑफ मोल नहीं, कितना वेट किसका सॉल्वेंट का, कितना वेट सॉल्यूट का डिसॉल्व है वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे क्या बोलते थे हम लोग, इसी को स्ट्रेंथ बोलते थे। और जो आपका मोलरिटी था उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था लीटर में, ठीक। अगर इसी को थोड़ा मैं इक्वेट कर दूं तो वेट बाय ये क्या हो जाएगा मोलर वेट या मोलर मास किसका सॉल्यूट का, बाय कितना हो जाएगा बी ऑफ लीटर, तो WA/B ऑफ लीटर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1/MA। और शायद यही आपका क्या स्ट्रेंथ है, ध्यान से देखिए सब लोग, जो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये क्या है आपका एक्चुअली में यही स्ट्रेंथ है। तो ये था मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय क्या हो गया ये सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक। तो यहाँ से स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारा हमने ड्राइव करवा दिया, एक बार मैं फिर से करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान बात है, ठीक है। यानी कि अगर आपको मोलरिटी पता है, अगर आप उसका स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं सॉल्यूशन का, तो कुछ नहीं करना है, उसी मोलरिटी में जाके किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका सॉल्यूट था उस सॉल्यूट के मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है NaCl, NaCl का मोलर मास कितना है, NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम पर मोल, लाके इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोलरिटी कितना था 1/10 इंटू कितना है 58.5, ठीक है। इसका यूनिट क्या आएगा ग्राम पर लीटर, अगर आप ग्राम में पुट कर दो कितना जाएगा ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट आएगा, ठीक। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.85 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके का जो आपका क्वेश्चन था दोनों का आंसर आ गया, एक नॉर्मेलिटी वाला, दूसरा कौन सा है स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी आपके पास क्वेश्चन होगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6% weight by weight of CH3COH plus water is prepared if the density of solution, ये density किसका है सॉल्यूशन का, then find out, आपको मोलरिटी बताना, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं मैं थोड़ा आपको सिखा देता हूँ काफी आसान तरीके से। यहाँ पर आपको परसेंट बाई परसेंट दिया है, परसेंट वेट बाई वेट, जो न्यूमरेटर में हो किसको डिनोट करेगा सॉल्यूट को, जो डिनोमिनेटर हो किसको डिनोट करेगा सॉल्यूशन को, बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक। तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि इधर हमने लिख लिया सॉल्यूट, इधर लिख लिया सॉल्वेंट, और यहाँ पर किससे डील कर रहे हैं सॉल्यूशन से। सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, जो सॉल्यूट है वो क्या है CH3COH, सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा CH3COH को जाके हमने वाटर में मिला दिया, ठीक। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन को डील करना तो ओवरऑल हम लोग परसेंटेज जब बात दिया हुआ था, यानी कि जो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन का जो आप वेट मानो वो कितना रहेगा 100 ग्राम, जो सॉल्यूशन का वेट है वो कितना अंडरस्टूड है, सॉल्यूशन का जो वेट रहेगा वो कितना 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से 6% कौन ऑक्यूपाई रहता है एस्टिक एसिड CH3COH, यानी कि आपको वेट पहले से पता है, किसका वेट, वेट ऑफ CH3COOH इक्वल टू भी कितना है 6 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ CH3COH कितना होता है 60 ग्राम, ठीक, ग्राम पर मोल। तो बताइए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COH इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 6/60
इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल गया इनका, यानी कि सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी निकालना, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का निकल गया, ठीक। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अभी बाद में निकाल लिया जाएगा। सॉल्वेंट का देखिए तो जो W ऑफ H2O रहेगा वो कितना है, अरे 6 तो चला गया, 100 में से कितना बचा, 94 ग्राम। तो यहाँ से अच्छा वेट कितना होता है इसका, कौन सा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ आप वाटर भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 94/18, यहाँ से इसका मोल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का अब अगर आपको मोलरिटी निकालना तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि CH3COOH बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में पता होना चाहिए। एक्चुअली आपको वॉल्यूम ही तो नहीं पता है इसका सॉल्यूशन का, लेकिन उसका सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का आपको मास पता है कितना, 100 ग्राम, तो वहां से आप डेंसिटी के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां से निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितना पता है इसका, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई कितना होता है, वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर ml, 1000/15 ये हो जाएगा इतना ml वॉल्यूम का। अगर आप उसको लीटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/15 लीटर। तो इस तरीके से वॉल्यूम भी पता लग गया है, इसका नंबर ऑफ मोल भी पता लग गया, तो यहाँ से आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। और जैसे आप मोलरिटी निकालोगे कितना हो जाएगा 0.1, और वॉल्यूम कितना है 1/15, वॉल्यूम कितना है 1 आप 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 मोलर। तो जैसे आपका मोलरिटी निकला, नॉर्मेलिटी मोलरिटी सब निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल पता है, इसका नंबर ऑफ मोल पता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकलेगा, मोलरिटी भी आप निकाल सकते हो। मोलरिटी तो ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कर लेते हैं और इसका वेट पता कर लो। वेट तो पता ही है इसका, वाटर में कितना ग्राम है 94 ग्राम, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। नॉर्मलिटी मोलरिटी पता लग गया तो नॉर्मलिटी तो ऐसे निकल जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन फैक्टर से। इसका एन फैक्टर कितना होगा 1, तो जितना नॉर्मलिटी उतना ही क्या आ जाएगा, उतना ही इसका मोलरिटी आएगा। और उसके बाद स्ट्रेंथ निकाल देंगे, क्योंकि मोलर मास किसका पता है, एसिटिक एसिड का, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, मोलरिटी में, तो वहां से निकल जाता है स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन तक मैं इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ। अगले वाले लेक्चर में हम लोग फिर आगे बात करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, फिर वेपर प्रेशर से जुड़े हुए जो दोनों लॉज हैं, हेनरी लॉ और कौन से, राउट्स लॉ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगला काम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। फेज के अकॉर्डिंग जो आपके सॉल्यूशन के टाइप्स हैं उसके बारे में आपको बात करना है, क्योंकि इस वाले सिलेबस में केवल हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही लेके चलना है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस क्या रहेगा, सॉल्वेंट, दोनों के मिक्सचर से बनेगा। जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लेके, यानी कि एक सॉल्यूट, एक टाइप का सॉल्यूट प्लस एक टाइप का सॉल्वेंट, जो कि उनका फेज रहेगा, इसको लेके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी सिस्टम, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। कितने तरीके के 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं फेज के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख के चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, फेज के अकॉर्डिंग। तो जो सॉल्यूशन का भी फेज होगा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर आपका सॉल्यूट का फेज किसी एक तरीके का होगा, जो सॉल्वेंट अगर उसका भी फेज होगा, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा उसका फेज कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। और थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं।
जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या था, एक सॉल्यूट था, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। ठीक, पहला क्या हो सकता है कि अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड हो और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या हो, सॉलिड ही हो। सॉल्वेंट का पहले तीनों फेज हम लोग क्या रखते हैं, सॉलिड 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 ही रखते हैं। ठीक, इनका दूसरा लिक्विड कर दिए, इनका फिर गैस कर दिए। सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे मैं करना क्या चाह रहा हूं। एक बार सॉल्वेंट का तीनों बार क्या करते हैं, खाली सॉलिड कर दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बन सकता होगा। जब आपका सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो, गैस भी। अगले में क्या करते हैं, इनको लिक्विड लिक्विड कर देते हैं। इसको लिक्विड रखते हैं, लिक्विड रखते हैं, इसको भी क्या रखते हैं, लिक्विड। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से बन सकता है। ठीक, और अगले बार जो आपका सॉल्वेंट है वो गैस रहता रहे और ये हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इस तरीके से जो हमने बात किया कि कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं फेज के अकॉर्डिंग, 9 तरीके बन सकते हैं, 9 तरीके के। अब देखते हैं कौन कौन से। जब आपका सॉल्वेंट हो सॉलिड और जो आपका सॉल्यूट हो वो भी कैसा हो, सॉलिड, तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा उसी के तरह का जो फेज दिखेगा वो किसका दिखेगा, सॉल्यूशन का। ये बात आपको दिमाग में रखना है। जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसका फेज जैसा रहेगा, वैसा सेम फेज किसका रहेगा, आपका सॉल्यूशन का। इसमें जो सॉल्वेंट है उसका हमेशा अमाउंट क्या रहेगा, सॉलिड से ज्यादा ही होगा। तो अगर ये सॉलिड सॉलिड है तो इनका भी क्या बनने वाला रहेगा, ये सारा का सारा क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। इनका क्या हो जाएगा, लिक्विड ही रहेगा। ये बताने जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का बात है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। और ये कैसा दिखेगा, गैस गैस गैस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड एंड सॉलिड वाला टाइप का एग्जाम्पल ऐसा आपको कोलाइडल सिस्टम में भी आपको पढ़ाया गया होगा 9th-10th में। जब सॉलिड आपका क्या हो, सॉल्वेंट हो, सॉलिड ही क्या हो, सॉल्यूट हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलॉय पढ़ते हैं। एलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को आप मिला देते हो तो क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। एलॉय किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड का। उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, S in S मतलब सॉलिड इन सॉलिड, और L इन अगर रहेगा S तो मतलब क्या बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, और G इन क्या बोलेंगे, सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, गैस इन सॉलिड। इस तरीके से आप 9 टाइप को क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो सकता है। और ये अंडरस्टूड रहेगा कि जो टर्म आपका पहले लिखा रहेगा, ऐसे लिखे ना कि S in S, जो पहले टर्म लिखा वो किसको डिनोट करता है, वो आपको डिनोट करेगा सॉल्यूट को, और जो बाद में लिखा वो किसको डिनोट करेगा, सॉल्वेंट को डिनोट करेगा। ये अंडरस्टूड रहता है। ठीक, जैसे कॉपर प्लस क्या कर लिए, जिंक कर लिए, बनने वाले लोहा का नाम क्या होता है, ब्रास, ये सबको पता है। ठीक है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक कितना रहता है, 30%। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रास बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, जब लिक्विड जाके किसमें मिला दिया, सॉलिड में, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट था वो क्या है, सॉलिड, और जो आपका सॉल्यूट था वो क्या था, तो एक नाम सुने होंगे इसका, अमलगम, मेटल अमलगम का नाम सारे बच्चे सुने होंगे। कि जब आपका क्या करते, मरकरी एसिड वहां पे किसका काम करता है, सॉल्यूट का। तो जिस मेटल का आप अमलगम बनाना चाह रहे हैं वो किसका काम करता है, सॉल्वेंट का, यानी कि इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा। इसको बोलेंगे कॉपर अमलगम। ये क्या है आपका, ये अमलगम है, जिसका यूज कहाँ करते हैं, टीथ फिलिंग में। जो आपका दांतों के बीच में गैप आ जाता है वहां पर क्या करते हैं हम लोग, फिल करने में इसका यूज करते हैं। अगला क्या है, गैस इन सॉलिड। याद करिए SHE जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो एक्चुअली में क्या रहता है, प्लेटिनम के साथ किसका मिक्सचर रहता है, वो हाइड्रोजन का। प्लेटिनम के साथ किसका मिक्सचर, हाइड्रोजन का। तो एक्चुअली में है क्या, वो गैस के साथ क्या लगा हुआ आपका, सॉलिड। गैस के साथ क्या लगा रहता है, सॉलिड। तो उसका एग्जाम्पल एक और भी कर सकते हैं हम लोग, N2 के साथ PD भी कर सकते हैं। प्लेटिनम का मिक्सचर किसके था, नाइट्रोजन के साथ।
तो ये एग्जांपल इसका है, साथ में SHE उसको हम शॉर्ट फॉर्म में C के नाम से जानते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है, इस टाइप का एग्जांपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सॉलिड लिक्विड का तो एग्जांपल भरा पड़ा है। NaCl प्लस क्या कर दिए, वाटर कर दिए, या ग्लूकोज प्लस वाटर ये कर दिए, शुगर प्लस वाटर कर दिए, बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े, ये तुम लोग पढ़ते हैं। दूसरा लिक्विड है तो C2H5OH प्लस वाटर कर दिए। एग्जांपल देने से क्या होगा कि आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपका सॉल्यूशन का टाइप है वो एक्चुअली में दिखता कैसे होगा, आप उसको इमेजिन कर सकते हो। गैस इन लिक्विड कर दिए, यानी कि CO प्लस वाटर कर दिए, या CO2 प्लस क्या कर दिए, वाटर कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड के किसके साथ मिक्सचर, वाटर के साथ। ठीक, सॉलिड इन गैस, ध्यान लगाना है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड को जाके आप किसमें मिला रहे हो, गैस में मिला रहे हो। क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल। कैम्फर के साथ क्या कर दिए, कैम्फर प्लस N2 गैस, इसका जो मिक्सचर होता है, कैम्फर आपका सॉलिड होता है, जो N2 क्या है, गैस मॉलिक्यूल। लिक्विड इन गैस कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। और गैस इन गैस तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एयर ही हो गया, H2 प्लस O2 प्लस N2, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल को एक साथ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एयर को भी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया, किसके अकॉर्डिंग, फेज के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में हम लोग को दो तरीके का सॉल्यूशन लेके डील करना है। एक कौन सा करना है, एक को गैस इन लिक्विड, 90% जो चैप्टर है इसी पे पूरा बेस्ड है, गैस इन लिक्विड में लेकर जाना है, और यहीं से वेपर प्रेशर निकल के आएगा। और जो अगला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे वो वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ लॉ के बारे में बात करेंगे। तो जो वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ लॉ कौन सा है, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ। तो नॉर्मली वो इसी सॉल्यूशन पे क्या करता है, काम करता है। और दूसरा आपको डील करना है इसके साथ, कौन सा, सॉलिड, इसमें लिक्विड में। तो ये दो तरीके के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमने सारा का सारा बता दिया कि कितने तरीके के आपके सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वाले क्लास में, इसके आगे वेपर प्रेशर क्या है और उससे जुड़ा हुआ जो लॉ होगा उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू।